हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और दीपक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत का समुद्री विस्तार जानेंगे, यानी कि समुद्र में भारत का कहां से कहां तक अधिकार है और किस तरह का अधिकार है। देखिए, अधिकांशता जो देश है, विश्व में जो अधिकांशता देश है वो समुद्र के किनारे ही बसा हुआ है। जब वो समुद्र के किनारे बसा हुआ है तो उसको कुछ ना कुछ समुद्र में अधिकार दिया जाता है, कुछ कंडीशन के तहत उसको अधिकार दिया जाता है। और देखिए, जो समुद्र है वो क्या है, संसाधनों खनिजों का भंडार है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कोयला ले लीजिए, तेल ले लीजिए, इस समुद्र से ही निकाला जाता है। जो बहुत ही कॉस्टली जो खनिज है कहाँ से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है। तो समुद्र से निकाला जाता है और इस पर अगर कुछ कानून नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, जो पावरफुल देश रहेगा वो कमज़ोर देश को क्या करेगा, दबा देगा, यानी कि उसको डरा धमका के, और उसका जो हिस्सा का उसका जो अधिकार रहेगा समुद्र में वो पावरफुल देश ले लेगा। इसलिए इस सब चीज़ों को देखते हुए एक कानून बनाया गया था 1982 में। कब? 1982 में कानून बनाया गया था जिसको अनक्लोज कहते हैं। क्या? अनक्लोज। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल ऑन द लॉ ऑफ सी। क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशनल ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का समुद्री सीमा कानून। क्या? संयुक्त राष्ट्र का समुद्री कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1982 में बनाया गया था। इसी सब चीज़ों को देखते हुए बनाया गया था। तो भारत को भी 3 तरह का अधिकार दिया गया। इससे आगे बढ़े, पहले आगे बढ़े, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि जानते हैं कि भारत के दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। और पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। और पश्चिम में अफ्रीका है। पश्चिम में क्या? अफ्रीका है। और यहाँ क्या है? हिंद महासागर है। दक्षिण में हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर में कौन सा देश सबसे ज़्यादा सीमा कवर करती है, यानी कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा हिंद महासागर से लगा हुआ है, बॉर्डर लगता है हिंद महासागर में? इसका जवाब दीजिएगा। तो भारत में को समुद्र में 3 तरह का अधिकार दिया गया। पहला दिया गया प्रादेशिक समुद्री सीमा। देखिए, प्रादेशिक समुद्री सीमा दी गई, उससे पहले एक चीज़ आता है आधार रेखा। क्या? आधार रेखा। देखिए, मान लीजिए ये कोई देश का बॉर्डर है, इधर कोई देश है, ठीक, ये क्या है? ये कोई देश है और ये देश का बॉर्डर है। तो आधार रेखा जो होता है ना, वो जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है उसको कवर कर लेती है, यानी कि उस चीज़ को मैनेज करके एक लाइन खींच दिया जाता है उसके समानांतर, और जो लाइन खींचा जाता है उसी को आधार रेखा कहते हैं। देखिए, अगर आधार रेखा नहीं खींचा जाएगा, आधार रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, अगर आधार रेखा नहीं खींचा जाएगा तो समुद्र में क्या बोले, हर देश का अधिकार होता है। अगर जब हम यहाँ से उसको मापेंगे दूरी, तो क्या होगा, उसको समुद्र में अधिकार कम हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर धंसा हुआ है, तो अंदर यहाँ दिख रहा है कम धंसा हुआ, यहाँ तो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर भी अंदर धंसा हो सकता है, 50 किलोमीटर अंदर धंसा हो सकता है। तो उसको क्या होगा, देश को घाटा लग जाएगा, उसको अधिकार से ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, और यहाँ से लेता है तो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए सब चीज़ों को दूर करने के लिए एक आधार रेखा खींचा गया था, मतलब एक रेखा खींचा गया, काल्पनिक रेखा, ये एक रेखा खींचा गया था जिसको क्या कहते हैं, आधार रेखा कहते हैं। तो देखिए, ये अपना भारत है, देख रहे भारत है। तो भारत को भी देखिए, आपको यहाँ लग रहा है ये सीधी रेखा है, ये तो भारत का दक्षिण जो खींचे ये लग रहा है सीधी रेखा, लेकिन ये छोटा है, इसलिए जब बड़ा मैप में दिखेगा तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन है। तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन की हम नहीं दर्शा पाए हैं अच्छी तरह से, तो यहाँ पर हम एक आधार रेखा खींच दें। ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है आपको, ये आधार रेखा है। क्या है? आधार रेखा है। तो आधार रेखा जो समुद्र में जो दूरी मापी जाती है वो आधार रेखा से मापी जाती है। पहला बात क्या, समुद्र में जो भी दूरी मापी जाती है आधार रेखा से मापी जाती है। तो आधार रेखा के जो अंदर का जल होता है ना, उसको आंतरिक जल कहते हैं। क्या? देखिए, यहाँ आधार रेखा, जैसे ये देश है, ठीक, तो यहाँ जो आधार रेखा खींचा जाएगा तो यहाँ तो जल भरा हुआ है। क्या है? यहाँ तो जल है। ये जो जल होता है आधार रेखा के अंदर, उसको आंतरिक जल कहते हैं, यानी कि इंटरनल वाटर कहते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, इंटरनल वाटर होगा। तो पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा। क्या? प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है वो जो आधार रेखा से 12 समुद्री मील, यानी कि नॉटिकल मील वही होता है। तो आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील अगर समुद्र की ओर जाते हैं तो उसको कहते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा पर भारत का संपूर्ण अधिकार है। क्या है? भारत का संपूर्ण अधिकार, यानी कि जिस तरह का अधिकार भारत को अपने भूस्थल पर है, उसी तरह का अधिकार भारत को 12 समुद्री मील, यानी कि 12 नॉटिकल मील अगर समुद्र में भी जाता है, उसी तरह का अधिकार भारत को प्रादेशिक समुद्री सीमा में है। तो क्या है? संपूर्ण अधिकार है। कहाँ? प्रादेशिक समुद्री सीमा में। दूसरा है संलग्न क्षेत्र, यानी कि कंटिन्यूअस जोन। दूसरा क्या है? संलग्न क्षेत्र। तो संलग्न क्षेत्र है वो आधार रेखा से 24 किलोमीटर, क्या आधार रेखा से 24 किलोमीटर समुद्र में जाते हैं, सॉरी 24 किलोमीटर, 24 समुद्री मील, यानी कि नॉटिकल मील, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील अगर समुद्र की ओर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र कहते हैं। संलग्न क्षेत्र में 3 तरह का अधिकार दिया गया है। क्या? 3 तरह का अधिकार दिया गया है। पहला
साफ सफाई का अधिकार। क्या पहला साफ सफाई का अधिकार है, यानी कि आधार रेखा से भारत 24 नॉटिकल मील तक ही साफ सफाई कर सकता है, उससे आगे साफ सफाई नहीं कर सकता, क्योंकि साफ सफाई का अधिकार कहाँ तक दिया है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक है। दूसरा उसको दिया गया सीमा शुल्क वसूली। क्या देखिए दिख रहा है, सीमा शुल्क वसूली। और तीसरा वित्तीय अधिकार दिया गया। अब देखिए सीमा शुल्क वसूली क्या होता है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक क्या है, संलग्न क्षेत्र है। तो 24 नॉटिकल मील तक, 24 नॉटिकल मील तक इसका क्या हुआ, संलग्न क्षेत्र हुआ। अगर कोई देश का जहाज अगर जो भारत में आना चाहता है, यानी कि देखिए ये समुद्र है, अगर कोई देश का जहाज अगर यहाँ इधर इर्द गिर्द इधर घूम रहा है तो भारत को कोई दिक्कत नहीं, इसमें वसूल नहीं कर सकता। अगर कोई देश अगर 24 नॉटिकल मील के अगर अंदर आना चाहे तो भारत उससे वसूली करेगा। क्या वसूली करेगा। देखिए अगर जो पकड़ा जाता है बिना परमिशन के, वैसे अगर पकड़ा जाता है कोई भी जहाज, उसको भारत जब्त कर सकता है। क्योंकि आपको पता है बार बार न्यूज आता है कि भारत का मछुआरा गया था पानी में, अंधेरे में पता नहीं चला और बांग्लादेश उसको हिरासत में ले लिया। क्यों, क्योंकि उसका जो अधिकार क्षेत्र, क्या बोले, जल में भी हर देश का अधिकार रहता है। तो भारत जो मछुआरा था वो क्या किया, बांग्लादेश के समुद्री सीमा में घुस गया, उसका जहाँ तक उसका असुली क्षेत्र रहेगा, उसका जो अधिकार रहेगा उससे अंदर जाएगा तो भाई वो जब्त करवे करेगा, हिरासत में लेगा ही। क्योंकि हो सकता है कोई भी देश हो, जैसे पाकिस्तान का देखिए अधिकांशता क्या होता है, समुद्र के मार्ग से ही आता है, वो नुका के आ जाता है, समुद्र के मार्ग से छिप के आ जाता है, और जब पकड़ा जाएगा तो क्या हो जाए, आतंकवादी हो जाता है। कि अधिकांशता तो गलत मंशा से आता है, अब कोई बाय भूली चला गया तो उसका बात अलग है, लेकिन अधिकांशता अगर चुरा का आता है तो उसका गलत मंशा से आता है। तो 24 समुद्र मील तक है तो उसको सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है। अगर कोई जहाज मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से अगर रिटर्न हो जाता है, घुर जाता है, रिटर्न हो गया, तो भारत को इसे समुद्री मतलब वसूली नहीं कर सकता, और रिटर्न हो गया तो उसे वसूली नहीं कर सकता। और तीसरा क्या है, वित्तीय अधिकार है। इस तीनों अधिकार किस में दिया है, संलग्न क्षेत्र में दिया गया है। ठीक, अब तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तीसरा क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील, क्या आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक जाते हैं तो उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। देखिए 1 नॉटिकल मील में 1.8 मील होता है। क्या 1 नॉटिकल मील में 1.8 मील होता है। तो आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील समुद्र की ओर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है। क्या संसाधनों का दोहन करने का अधिकार है, नए द्वीपों का निर्माण का अधिकार है, और वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार है। देखिए आप समझिए क्या बता है, संसाधनों के दोहन करने का अधिकार है, यानी कि भारत 24 तक क्या हो जाता है, प्रादेशिक समुद्र सीमा, यानी कि संपूर्ण अधिकार है भारत तक। अगर 24 समुद्र मील तक जाते हैं, यानी कि 24 नॉटिकल मील तक जाते हैं तो वहाँ 3 अधिकार है, यहाँ आते हैं तो वहाँ तक 3 अधिकार है। और वही अगर जब हम 200 समुद्र मील तक जाते हैं, देखिए लिमिट कर दिया 200 समुद्र मील तक जाते हैं, तो यहाँ पर हम संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। अगर जो खनिज अगर यहाँ भारत का आधार रेखा से 200 समुद्र मील तक अगर जो अंदर में अगर खनिज आ जाता है, चाहे तेल निकले चाहे कुछ भी निकले, तो उसको भारत निकाल सकता है, उसमें कोई देश कुछ नहीं कर सकता है। देखिए भारत में जो सबसे ज़्यादा जो खनिज निकाला जाता है ना, मुंबई है, यहाँ ये जो धंसा हुआ पार्ट है ना, यहाँ पर मुंबई बसा, ये कोना पर मुंबई है, तो यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर भारत का 65% तेल जो मुंबई हाई से निकाला जाता है। कहाँ से, मुंबई हाई से निकाला जाता है। तो ये किसके अंदर, 200 समुद्र मील के अंदर आ गया। तो 200 समुद्र मील के अंदर भारत संसाधनों का दोहन कर सकता है। दूसरा, नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, यानी कि ये जो आधार रेखा से 200 समुद्र मीलों तक नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। देखिए द्वीपों का निर्माण हर देश करना चाहेगा, क्योंकि हो सकता है जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, चाहे और कोई कारणवश पृथ्वी पर रहने लायक नहीं हो, चाहे जगह का अभाव हो, तो क्या करेगा, समुद्र में तो द्वीप बनाना पड़ेगा। जैसे अभी मंगल पे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, वहाँ टूर पर थोड़ी जा रहे हैं मंगल पर, उसको देखने लोग जा रहा है कि इस पर रहने लायक जगह है कि नहीं, क्योंकि धरती पे बहुत ही तीव्र संख्या में जनसंख्या बढ़ रहा है, इसीलिए नई नई जगह की तलाश अभी कर रहे हैं लोग। तो नए द्वीपों का निर्माण कहाँ तक कर सकता है, 200 नॉटिकल मील कर सकता है। और तीसरा, वैज्ञानिक अनुसंधान करने का अधिकार। हर देश परीक्षण करता है, परमाणु परीक्षण हो चाहे किसी तरह का जो परीक्षण किया जाता है, मिसाइल का परीक्षण किया जाता है, तो मिसाइल का परीक्षण आप गांव घर में तो थोड़ी कर सकते हैं, उसको गांव घर में कर सकते हैं, चाहे अपने ज़मीन पर थोड़ी कर सकते हैं, कीजिएगा उसको खराब हो जाएगा। चाहे गांव घर में कीजिएगा, चाहे अदर जगह करते हैं, तो वहाँ अगर चाहे मान लीजिए किसी ज़मीन को कर सकते जगह है और आगे अगर मिसाइल परीक्षण कर सकते हैं, तो वो तो थोड़ा दूर के थोड़ा रहता नहीं, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर के रेंज में रहता है। तो आपको तो
बाहर मतलब ज़मीन पे कर नहीं सकते, इसलिए समुद्र में भी 200 नॉटिकल मील तक अधिकार दिया गया है। और 200 नॉटिकल मील के अंदर ही भारत जो है सो परमाणु यानी कि किसी भी चीज़ का परीक्षण कर सकता है। क्या? किसी भी चीज़ का परीक्षण, चाहे वो मिसाइल परीक्षण करे, चाहे किसी भी चीज़ का परीक्षण कर सकता है। कब? 200 नॉटिकल मील के अंदर। उसको क्या कहते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। तो 3 तरह का क्षेत्र दिया गया है। पहला, प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील। दूसरा, संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील। और तीसरा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील के जो बाद का जो भाग होता है, जो बाद का जो समुद्र का भाग होता है, उसको हाई सी कहते हैं, यानी कि उच्च समुद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च समुद्र कहते हैं। यानी कि जो अब ये जो पार्ट बचा, इस पर हर देश का समान अधिकार है। यहाँ तक लिमिटेशन था, भारत का किस किस चीज़ का अधिकार था ये तो बता दिए, लेकिन अब जो पार्ट बचेगा, अब जो भी पार्ट बचता है, वहाँ पर हर देश का समान अधिकार रहेगा। हर देश यहाँ पर समान उपयोग कर सकता है, चाहे संसाधन खनिज निकाल सके, चाहे परमाणु परीक्षण करे, हर देश इसमें समान अधिकार रहेगा। तो ये तो समझ गए समुद्र का विस्तार। अब देखिए, ये जो है ये कच्छ की खाड़ी है। ये क्या है? ये कच्छ की खाड़ी है। और देखिए, अब कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ इसका नाम क्यों पड़ा? यहाँ गुजरात में यहाँ पे कच्छ जिला है। क्या? कच्छ जिला है, इसी के नाम पर यहाँ कच्छ की खाड़ी इसको पड़ा है। दूसरा, यहाँ खंभात की खाड़ी है। यहाँ था कच्छ की खाड़ी, ये क्या है? खंभात की खाड़ी। खंभात गुजरात के कस्बा है, उसी के नाम पर इसका खंभात की खाड़ी पड़ा है। खंभात की खाड़ी में 2 समुद्र गिरती है भारत की। क्या? 2 समुद्र गिरती है। पहला नर्मदा, इधर से नर्मदा आती है, और दूसरा तापी। नर्मदा और तापी कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन आता है कि नर्मदा और तापी कहाँ पर गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में गिरती है। खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। ये दोनों कहाँ है? गुजरात में। और तीसरा जो है वो मन्नार की खाड़ी है। क्या? तीसरा जो है मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण में है। क्या? श्रीलंका, भारत के जो भारत है, श्रीलंका है, लेकिन भारत के दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी। और उत्तर में क्या है? पाक जल संधि है। ये क्या है? मन्नार की खाड़ी, और ये है पाक जल संधि। और बीच में जो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीपों का श्रृंखला है, जो द्वीपों का समूह है, उसको कहते हैं राम सेतु, यानी एडम्स ब्रिज भी, जिसको हम इससे पहले वीडियो में बता दिए हैं। जो द्वीपों का समूह उसको क्या कहते हैं? राम सेतु कहते हैं। और इससे पहले वाला वीडियो उसमें देखेगा, उसमें बता दिए हैं कि पंबन द्वीप कहाँ पर है, रामेश्वरम कहाँ पर है, इस सब बारे में इसके पहले वीडियो में भारत के द्वीपों के विस्तार में हम लोग बता दिए हैं। तो ये क्या है? राम सेतु है। और दक्षिण में आपका मन्नार की खाड़ी आ गया। तो देखिए, जल संधि क्या होता है? जल संधि होता है कि एक सर्करा जल राशि, एक छोटा सा यानी सर्करा जल राशि जो बड़े जल राशि को जोड़ता है। तो देखिए, ये क्या है? भारत है, श्रीलंका है, ये पाक जल संधि। ये क्या है? पाक जल संधि है। ये देख रहे, छोटा सा सर्करा मतलब क्या होता है? पतला होता है। तो एक पतला सा यानी सर्करा जल राशि जो बड़े जल राशि को जोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। ये देख रहे, भारत और श्रीलंका है, बीच में एक छोटा सा जल राशि है ना, ये छोटा सा जल राशि देख रहे, ये एक छोटा सा जल राशि, और जो बड़े जल राशि यानी कि बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर को जोड़ता है। ये क्या हुआ? जल संधि का काम होता है। क्या है? पाक जल संधि। क्वेश्चन आ जाए, पाक जल संधि किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। अब देखिए, बताते हैं खाड़ी क्या होता है? खाड़ी होता है एक 3 और भूभाग से जुड़ा हो और 1 और पानी से जुड़ा हो। क्या? 3 और भूभाग और 1 और पानी से लगा हो, उसको खाड़ी कहते हैं। आप देख रहे हैं, ये क्या? भारत है, तो ये 2 और तो भारत अपने भारतीय क्षेत्र, और 1 और इधर इंडोनेशिया आ जाता है। तो 1, 2 और 3 और से क्या गिर गया भूभाग से, और 1 जो नीचे है क्या? हिंद महासागर है, यानी कि ये नीचे बंगाल की खाड़ी हो, नीचे क्या? हिंद महासागर है। ये है बंगाल की खाड़ी। तो खाड़ी को हम बता रहे हैं, खाड़ी क्या होता है? 3 और भूभाग से जुड़ा और 1 और जल से जुड़ा, उसको खाड़ी कहते हैं। तो आप देखिए, जैसे बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, तो देखिए 1, 2 और से भारत छेक लिया, 2 और भारत का भूभाग और 1 और इंडोनेशिया का। तो 3 और से भूभाग है, और नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो 3 और भूभाग हो, 1 और जल हो, उसको क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक।